आज हमारा जो विषय है वह है गणतंत्र। वैसे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो विषय है वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने देश में गणतंत्र क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, ये जानना एक तरीके से हमारा प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक नागरिक का एक तरीके से गणतंत्र के प्रति कर्तव्य है। मुझसे जो छोटे छोटे कई बच्चे हैं उनको ये होता है कि जैसे 15 अगस्त हुआ तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो उसी तरीके से 26 जनवरी को भी वो स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस समझने की भूल कर लेते हैं। अब छोटे बच्चों को तो अगर हम छोड़ दें तो उनके अलावा जो बड़े लोग भी हैं, जो बच्चों के नाम पे ये कहते हैं कि हाँ इस दिन ये हुआ, उनको भी इसके बारे में उतना क्लियर नहीं पता होता है। हाँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आइडिया होता है। तो आज हम गणतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको ये बताएंगे कि ये जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, भारत किस तरीके से 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, और इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के पहले भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक भारत की क्या स्थिति रही, और 26 जनवरी 1950 से हमारी क्या स्थिति रही, हम कैसे गणतंत्र बने, गणतंत्र की कंडीशन क्या होती हैं, और वास्तव में हमने जो गणतंत्र है उसकी उन कंडीशंस को अपने समाज में, अपने राजनीतिक तौर पे, अपने सामाजिक तौर पे कितना प्राप्त किया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 डेट लिख देता हूं। एक है 15 अगस्त 1947 और दूसरी है 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 को यदि देखें हम, तो जो भारत है, भारत क्या हुआ, ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जो भारत है वो क्या हुआ, रिपब्लिक बना, अर्थात जो भारत है वो क्या होगा, गणतंत्र बनेगा। गणतंत्र के तौर पे हमारा जो संविधान है, संविधान पूर्ण रूप से इस दिन क्या हुआ, लागू हुआ। इसी के बीच में एक और डेट है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को यदि हम देखें तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है, संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया, इनैक्ट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, 15 आर्टिकल्स उसी दिन से लागू हो गए। एक तरीके से हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो हमने ये जाना कि जो 26 जनवरी है वो क्या है, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इसी वजह से इसको स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और 26 नवंबर को क्या कहते हैं, संविधान दिवस। तो सिंपल तौर से हमने ये 3 चीजें जानी। अब हम चर्चा करते हैं कि जो भारत की कंडीशन थी 1947 के पहले, 1947 के बाद, 26 नवंबर 1949 से लेकर फिर जो 26 जनवरी 1950 तक है, और 26 जनवरी 1950 से अब तक की कैसी क्या कंडीशन नहीं, कौन सा हो रहा, तो उसके बारे में जानेंगे। अब यहां पे जैसे मैंने लिखा कि जो राज्य है वो राज्य, और
अगर हम राजनीति विज्ञान में देखें तो राजनीति विज्ञान में जो देश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। और हमारे संविधान में भी जैसा कि अनुच्छेद 12 में राज्य के डिफिनीशन में दिया गया है कि राज्य में क्या चीजें शामिल होती हैं, 4 चीजें शामिल हैं। और राजनीति विज्ञान के हिसाब से राज्य में जो है किसी भी राज्य के लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले तो जनसंख्या हो, एक भूभाग हो और एक सरकार हो, फिर उस सरकार में क्या है, सॉवरेन पावर हो, संप्रभुता हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 शब्द लिखे। नंबर 1 लिखा कॉलोनी, दूसरा लिखा डिपेंडेंट स्टेट, तीसरा लिखा डोमेनियन स्टेट, चौथा लिखा सॉवरेन। कॉलोनी वाले में ये हो जाएगा कि जो उपनिवेश हैं, यानी 15 अगस्त 1947 के पहले यदि हम माने दो देश हैं S1 और S2 अगर हम लिखें यूके को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 से पहले क्या है, एक कॉलोनी है किसकी, ब्रिटेन की। इसी तरीके से जो डिपेंडेंट स्टेट है, डिपेंडेंट स्टेट में ये है कि जो S1 है यानी स्टेट फर्स्ट है, स्टेट फर्स्ट का स्टेट सेकंड पर, यानी एक देश का दूसरे देश पर क्या होता है, कुछ उसकी चीजें, जैसे कि सिक्किम की चर्चा करें तो सिक्किम 1975 के पहले एक तरीके से भारत का क्या था, डिपेंडेंट स्टेट था। इसके विदेशी संबंध, सुरक्षा और कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें किस पर निर्भर थी, भारत पर निर्भर थी। तो यहाँ पे ये है कि जो दूसरा देश है वो पहले देश के पूर्णता अधीन ना होकर, जैसे उपनिवेशवाद में है कि ये पूरा उसी के अधीन है, लेकिन इसमें 3 चीजें या 4 चीजें वो केवल निर्भर होती है, बाकी वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। डोमेनियन स्टेट में ये है कि एक देश और दूसरा देश, दूसरा देश पहले देश के तहत एक तरीके से जो कागज है कागजी तौर पे उसके अधीन है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे देखें तो ये क्या है, फ्री है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि अंग्रेज भारत को क्या करे, डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दे, अर्थात जो भारत है वो कागजी तौर पे तो ब्रिटिश राजा या रानी को अपना क्या मानेगा, हेड ऑफ स्टेट मानेगा, लेकिन जो भारत है वो ऐसे क्या होगा, पूर्णता स्वतंत्र होगा। वहीं जो सॉवरेन स्टेट है उसकी कंडीशन ये है कि ये अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर, आंतरिक और बाह्य दोनों डिसीजन लेने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और यहाँ पर कागजी तौर पर भी किसी दूसरे देश को मान्यता नहीं मिली हुई होती है, कागजी तौर पर भी यह नहीं माना जाता है कि कोई दूसरे देश का जो शासक है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट का दर्जा मिला हो या वो एक तरीके से क्या हो, सर्वोच्च स्थान रखता हो। तो भारत की जो कंडीशन है, सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत क्या है, एक कॉलोनी है। इसके पहले 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत शासन अधिनियम 1947 लागू हुआ, तब से लेकर 26 जनवरी तक ये क्या होगा, डोमेनियन स्टेट का दर्जा होगा। एक तरीके से कागजी तौर पे जो ब्रिटिश महाराजा है या जो महारानी है उनको प्रमुख माना जाएगा, तो और जो गवर्नर जनरल होगा वो उनके प्रतिनिधि के तौर पे होगा या उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जो हमारा एक तरीके से स्टेटस है वो एक रिपब्लिक के तौर पे या गणतंत्र के तौर पे क्या हुआ, लागू हुआ। या इसी के बाद हम क्या हुए, सॉवरेन स्टेट हुए। तो यहां पे जैसे हमने अभी चर्चा की कि किस तरीके से 1947 में कौन सा एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया। और ये किसने पारित किया, ये पारित किया ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में, 18 जुलाई को ये पारित हुआ। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई वो ये रखा गया
कि इस एक्ट के लागू होने के बाद एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया, जो ब्रिटिश शासन था उसकी समाप्ति हो गई। वायसराय जो एक तरीके से क्या था, किंग का रिप्रेजेंटेटिव, जो राजा का रिप्रेजेंटेटिव था, इसके पद को समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल जो प्रशासनिक प्रमुख होता था राजा का, यानी प्रशासनिक पद पर जो हेड होता था उसको कहा जाता था भारत में गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल बना रहा और ये कंडीशन रहेगी 1950 तक। और 1950 में जब संविधान लागू होगा तो क्या हो जाएगा, अंतरिम राष्ट्रपति चुना जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। और इस एक्ट के माध्यम से दो डोमेनियन स्टेटस वाले देशों को, यानी दो देशों को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। नंबर 1 हो जाएगा कौन, इंडिया, और दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान। यानी कॉलोनी से डायरेक्टली डोमेनियन स्टेटस का दर्जा। और डोमेनियन स्टेटस के बाद जब संविधान लागू हो जाएगा, बन जाएगा, तो 1950 में ये क्या बन जाएगा, रिपब्लिक बन जाएगा। वही पाकिस्तान जो है ये रिपब्लिक कब बना, ये बनेगा 1956 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब जो शासन चलेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये चीज लिखी है, उस समय जो लिखी गई थी कि जो शासन होगा कब, 1947 से जब तक संविधान बनकर तैयार हो जाए, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि जो प्रशासनिक प्रावधान है इसमें बहुत अच्छे थे। और भारत का जब संविधान बना तो भारत के संविधान का आधा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया गया। और हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिसमें संवैधानिक सलाहकार BN राव जी, और जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका संविधान बनाने में प्रमुख योगदान रहा, और उसी वजह से उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो अच्छे प्रावधान थे उनको शामिल किया गया। और अगला जो प्रावधान था इस एक्ट में वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन होगा। और ये असेंबली का चुनाव कब हुआ, नवंबर 1946 में चुनाव होगा। दिसंबर 1946 में ये असेंबली क्या होगी, गठित होगी। और इसी में शुरुआत में सच्चिदानंद जो सिन्हा है उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के क्या बने, अध्यक्ष बने। और यही संविधान सभा लगभग 3 साल में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर क्या करेगी, संविधान पूर्ण रूप में बन जाएगा। और उसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू होंगे। आगे चलकर ये पूरे प्रावधान 26 जनवरी 1950 में क्या हुए, लागू हुए। तो इस तरीके से हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में देखा कि इसने क्या क्या चीजें, कौन से प्रावधान किए। और अब चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ जो ये 26 जनवरी है, यानी जो संविधान लागू किया गया और देश को गणतंत्र के तौर पे मनाया गया, वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया। क्या इतिहास से भी इसका कोई लिंक था, या ऐसे ही इसको डायरेक्टली वो कर दिया गया कि नहीं 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले ये देखें तो हम यूएसए की चर्चा कर लेते हैं। जो अमेरिका है, आज का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो सबसे पहले क्या था, ब्रिटेन का एक तरीके से गुलाम था, उपनिवेश था। 1773 में इसके जो 13 प्रांत है, राज्य है, इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। और ये युद्ध 1773 से 1784 तक चला। 1776 में 4 जुलाई के दिन इन 13 राज्यों ने ये घोषणा की कि हम क्या है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। और
आगे चल के सितंबर 1784 में इनको क्या हुआ, स्वाधीनता प्राप्त हुई। लेकिन इन्होंने स्वाधीनता की घोषणा कब की थी, 4 जुलाई। इसी वजह से जो यूएसए है, जिसे स्वतंत्रता मिली कब, सितंबर 1784 में। संविधान कब बना, सितंबर 1787 में, और लागू हुआ 1789 में। तो स्वतंत्रता मिली है सितंबर में, लागू हुआ है संविधान सितंबर में। लेकिन उसने क्या किया, अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया, 4 जुलाई को। इसी तरीके से भारत में ये चीज हुई कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो हुआ लाहौर में। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है, ये रावी नदी के तट पर जब होगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक तिरंगा फहराया जाएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि आने वाली जो 26 जनवरी है उस दिन से भारत क्या है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। यानी 26 जनवरी 1930 को क्या कहा गया कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। हालांकि स्वतंत्रता जो है 1930 में नहीं मिली, स्वतंत्रता कब मिली, 1970 में। यानी स्वतंत्रता जो है मिलेगी कब, 1947 में। तो 1947 में स्वतंत्रता मिली, 1930 में ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1930 से भारत क्या है, स्वतंत्र है। और इसके 17 साल बाद जब स्वतंत्रता मिली तो वो मिली 15 अगस्त के दिन। तो इसलिए हमने 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मना लिया। 26 नवंबर को हमारा क्या है, संविधान बना, तो उस दिन हमने संविधान दिवस मना लिया। लेकिन उस संविधान को तब न लागू करके हमने उस ऐतिहासिक चीज से सबक लेकर, या जो इतिहास में हमने एक स्वाधीनता दिवस मनाने की कोशिश की थी, या उस समय से अपने को स्वाधीन मानना शुरू किया था, उसके बाद हमने ये किया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, अर्थात रिपब्लिक डे मनाया गया। अब रिपब्लिक डे के बारे में चर्चा, गणतंत्र के बारे में चर्चा करें तो किसी भी देश के लिए रिपब्लिक होने की कुछ कंडीशंस हैं। यानी जो रिपब्लिक है ये एक लैटिन शब्द से बना है, और इसका मतलब ये है कि जो चीज भी किससे रिलेटेड हो, पब्लिक से रिलेटेड हो। तो इसमें 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्या हो, इलेक्टेड हो, जनता के द्वारा चुना जाए। कोई भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नो प्रिविलेज क्लास, यानी कोई भी स्पेशल क्लास ना हो, किसी भी स्पेशल क्लास की, यानी समाज में जो विभाजन है उसमें किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार न मिले हो। इसका सिंपल शब्द में अगर आप समझे तो ये हो जाएगा। तीसरा जो है कि जितने भी ऑफिस हैं ओपन फॉर ऑल। इसमें 2 दृष्टिकोण हो जाएंगे। एक, इन ऑफिस में जाने के लिए लोगों को अनुमति हो, उनके साथ भेदभाव ना हो। दूसरा हो जाएगा कि इनमें जो वैकेंसी निकले उसमें भी भेदभाव ना हो और सबको क्या है, अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। तो हेड ऑफ स्टेट जो हो गया इलेक्टेड हो गया, नो प्रिविलेज क्लास हो गया, और ऑफिसर्स जो हो गए ओपन फॉर ऑल हो गया। और चौथी चीज है जो है सॉवरेन हो, यानी सॉवरेनिटी हो, उसके पास संप्रभुता हो, किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर ना हो। अब हम वास्तव में अगर अपने देश में चर्चा करें कि क्या हम वास्तव में गणतंत्र हो पाए हैं, इसके बारे में यदि देखें तो जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो तो चुन के आता है। एक तरीके से कोई भी व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, राजा का बेटा ही राजा नहीं है बल्कि कोई भी व्यक्ति बन सकता है। और अभी जो पिछले चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, उसके आधार पर देख सकते हैं कि एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब
की वीमेन है वो क्या है, राष्ट्रपति बनी। और ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, हेड ऑफ स्टेट के पद पर पहुंच सकता है। अब नो प्रिविलेज क्लास की चर्चा करें तो जैसा कि जो यूके है वहां पे क्या है कि एक सभा ही बनी है जिसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो जन्मजात, जिन्हें हम लॉर्ड कहते हैं। और हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल, जब कंपनी का शासन था या अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कई गवर्नर जनरल आए, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो वो क्या है, वो उसी प्रिविलेज क्लास से रिलेटेड थे। तो वहां पर उनके लिए प्रिविलेज क्लास अर्थात जो संसद है, लॉर्ड सभा, उसमें क्या है, स्थान नियत कर दिए गए। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये व्यवस्था नहीं है, किसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमारी संसद है, हमारी संसद में किसी भी वर्ग के लिए उसकी कास्ट के आधार पर और या उसके उच्च वर्ग के आधार पर उसकी सीटें नियत कर दी जाए कि हाँ इस अपर कास्ट के लोग ही इतनी सीटों पे होंगे, तो उसको कहा जाएगा कि यहाँ पे प्रिविलेज क्लास है। तो ये चीज नहीं है। ऑफिसेस ओपन फॉर ऑल और सॉवरेनिटी, हमारे यहाँ जो सॉवरेनिटी है वो भी है, लेकिन इन दो चीजों में अगर देखें आज के परिप्रेक्ष्य में तो हम वास्तविकता ये पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सेंटर लेवल पर चर्चा करें या स्टेट लेवल पर चर्चा करें, ये चीजें आप लोग सोच के हमारे उसमें कमेंट करिएगा कि कुछ ऐसे परिवार हैं चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, पूरे 28 राज्यों में यदि हम सोचें, जिनमें ये है कि वंशानुगत चीजें हैं। जैसे यहां पर तो हम कह रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट क्या है, चुना हुआ हो, लेकिन राजनीति में ऐसे चीजें हैं, या हम राजनीति में छोड़ें, जुडिशरी में देखें तो अपर जुडिशरी में हमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या है, 4 से 5% ही दिखती है, जबकि उनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 48%, 49% है। तो वहां पर भी एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि उनके साथ, यानी पूर्ण रूपेण यहाँ पर जो गणतंत्र वाली फिलॉसफी है, गणतंत्र वाला जो नजरिया है वो लागू नहीं हो पाया है। इसी तरीके से जैसे जुडिशरी में देखा, पॉलिटिक्स में देखा, इसी तरीके से हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी के भीतर भी यही कंडीशन है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, आज भी जो महिलाओं के साथ एक तरीके से ये कंडीशन है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में ये माना जाता है कि वो पुरुषों के अधीन रहे। और दूसरी चीज अगर देखें, जो निम्न कास्ट के लोग हैं या SC ST OBC या जो कमजोर तबके लोग हैं, उनके नजरिए से यदि उनको देखें तो उनके साथ भी ये चीज नहीं अभी वो है कि हम कह सकें कि इन क्षेत्रों में हम रिपब्लिक की कंडीशन को पा सके हैं। निष्कर्ष के तौर पे यदि हम इसको पूरा देखें तो हमारी जो कंडीशन है वो कई देशों से अच्छी है। यानी कई देश ऐसे हैं जो राजतंत्र वाली कंडीशन में हैं और कई देश ऐसे हैं जो राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की ओर आए हैं, और हम जो है वो हम किस कंडीशन में हैं, हम हैं लोकतंत्र की कंडीशन में, या जो गणतंत्र है गणतंत्र की कंडीशन में। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, जुडिशरी है, सोसाइटी है, इसमें अभी भी सुधार की जरूरत है। और जिस तरीके से हम एक अभी चार्ट बना के आपको दिखाते हैं कि ये हो गया मोनार्की, यानी जो राजतंत्र है ये राजतंत्र हो गया, और ये पूरा चार्ट हो गया डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो यदि इस पूरे ए वाले को हम मान लें कि जो ए है वो राजतंत्र है, बी डायग्राम जो है वो डेमोक्रेसी है, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा, यानी बी का वह क्षेत्र जो ए में नहीं है वो हो जाएगा क्या, रिपब्लिक।
और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा राजतंत्र, जिसमें राजतंत्र हो और लोकतंत्र भी हो, यानी राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। और ये केवल हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा राजतंत्र। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, यानी इन देशों में क्या है, जो राजा है राजा का ही जो कानून है वो चीज हो जाएगी। यहाँ पर ये है कि डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, और इन देशों में ये होगा कि जो संविधान है संविधान ही सर्वोच्च है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि रिपब्लिक होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट है वो चुनकर आएगा, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को पा सकता है, प्रिविलेज क्लास कोई भी नहीं होगी, सभी ऑफिस क्या है ओपन फॉर ऑल होंगे, और संप्रभुता जो है वो किसमें नियत होगी, रिपब्लिक में होगी या स्टेट में नियत होगी। अगर हम देखें हम कितना इसको पा सके हैं, तो पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में, सोसाइटी में अभी भी हम ये जो रिपब्लिक की अवधारणा है या जो रिपब्लिक की कंडीशन है इसको नहीं पा सके हैं। निष्कर्ष के तौर पे यदि हम कहें तो हमारी कंडीशन जो है कई विकसित देशों से अच्छी है, लेकिन हमें अभी और सुधार की जरूरत है। और एक सच्चे गणतंत्र होने के नाते या एक सच्चे गणतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम समाज में सभी जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनको बराबर लाएं, ताकि जो हमारा देश है वो क्या कर सके, उन्नति कर सके, और हम एक सभ्य विश्व का निर्माण कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।